हेलो एवरीवन, वेलकम। आपको मेरा हेलो स्क्रीन दिख सर। रहा होगा ना, तो बता दीजिएगा। इट्स विजिबल। दिख रहा है ना आपको? ठीक है। तो आज हम लोग कौन से कोर्स के डेमो के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं? एनी आइडियाज? सो इट्स आरपीए, सॉरी, द माइक्रोसॉफ्ट ऑटोमेट। करेक्ट है। तो आरपीए भी आपने सही बोले हैं। आरपीए भी है और माइक्रोसॉफ्ट का पावर ऑटोमेट भी है। तो एक्चुअली जो पावर ऑटोमेट है वो आरपीए ही है। ओके, आरपीए का मतलब क्या होता है? रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। ऑटोमेशन। राइट। तो आरपीए का मेन काम क्या होता है कि जो भी काम इंसान कर रहे हैं तो उसको अभी रिप्लेस कर दे और उसको बॉट्स के थ्रू कर रहे। राइट। तो लोग काफी सारे काम करते हैं ना ऑफिस में, जैसे कि डेटा एंट्री, डेटा मॉडिफिकेशन, डेटा डिलीशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। उसमें भी अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल होता है आपका। कभी कभी आप टीम्स यूज करते हो डेटा लेने के लिए, कभी एक्सेल आपका यूज होता है, कभी आप शेयर पॉइंट यूज करते हो, कभी आप वन ड्राइव का इस्तेमाल करते हो। काफी सारे अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हो, राइट। यस। तो जब आप अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हो तो फिर उसमें वैरायटी काफी ज्यादा हो जाती है और उसमें फिर मैन्युअल काम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप हमेशा ये चाहते हो ना कि भाई जो काम आप कर रहे हो तो कम से कम मैन्युअल इंटरवेंशन के हो, ताकि आपने सिर्फ बटन दबाया तो अपने आप काम हो जाए, या तो फिर अपने आप ही कुछ जैसे ईमेल आ गया तो ऑटोमेटिकली वो कोई काम कर ले। है कि नहीं? यस, राइट। तो जब आप डेस्कटॉप पे ऑटोमेशन करते हो, जैसे अगर आप एक्सेल में ऑटोमेशन करते हो, तो आप कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो? आप वीबीए का इस्तेमाल करते हो, राइट। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस का। बराबर है ना? यस सर। जी। लेकिन अगर आपको वही ऑटोमेशन अगर ऑनलाइन एक्सेल में करना है तो आप कैसे करोगे? एक्सेल में सर वीबीए यूज होगा अपना ऑटोमेशन के लिए, या पावर क्वेरी यूज हो। ऑनलाइन एक्सेल में अगर आपको ऑटोमेशन करना है तो आप कैसे करोगे? नो आइडिया। आपने कभी नाम सुना है ऑफिस स्क्रिप्ट का? नहीं। तो वहां पे ऑफिस स्क्रिप्ट या तो टाइप स्क्रिप्ट यूज होती है। ये जो होता है ना, ये जावा स्क्रिप्ट से डिराइव हुआ है। अगर आपको वीबीए यूज करना है तो आप ऑफलाइन, और ये अपन बोल देते हैं ऑनलाइन। लेकिन क्या होता है कि हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारा फोकस सिर्फ एक्सेल तक के ही सीमित नहीं रहता, हमें एक्सेल से बाहर भी निकलना पड़ता है। तो अगर आपको समझ लो कि डेस्कटॉप पे अगर आप काम कर रहे हो, ऑफलाइन काम कर रहे हो, और ऑफलाइन आपको समझ लो कुछ मेल भेजना है आपको, या आपको कुछ पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनानी है, या आपको समझ लो कि एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट करना है, या आपको फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करना है, जैसे इधर की फाइल्स उधर आपको शिफ्ट करनी है। ठीक है। तो वो सारे काम भी आप वीबीए से कर सकते हो। वो सारे काम भी आप वीबीए से कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्लाउड पे करना चाहते हो तो वीबीए काम नहीं लगता। वहां पे फिर आपको ऑफिस स्क्रिप्ट भी काम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑफिस स्क्रिप्ट सिर्फ अभी एक्सेल में हमारा चल रहा है, राइट। तो अगर आप चाहते हो कि भाई आपका कोई ऑनलाइन फॉर्म हो, आपको मालूम है ऑनलाइन फॉर्म अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? पावर का ही एक ऑप्शन है कोई तो, फॉर्म्स करके। सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट का ही कोई एमएस फॉर्म्स करके का 365 में इंक्लूडेड है, आई बिलीव। ठीक है। एमएस फॉर्म्स। तो एमएस फॉर्म्स क्या होते हैं? उसके अंदर आप जैसे अपने नहीं गूगल के फॉर्म्स होते हैं, तो उस तरह के आप फॉर्म्स बना सकते हो, राइट। करेक्ट सर। आप लोगों ने देखा है क्या गूगल के फॉर्म्स वगैरह? कई बार नहीं यस। अपने यस आपको सर। पूछे जाते, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो पूछना होता है, तो वो उस तरह से एक फॉर्म आपको देते हैं, लिंक देते हैं, तो लिंक को आप क्लिक करते हो तो फॉर्म खुलता है। और फॉर्म के अंदर फिर आप अपना डेटा भरते हो और सबमिट करते हो। उसमें हो सकता है फोटोज या कोई अटैचमेंट या आपका सीवी वगैरह कुछ भी आप दे रहे हो साथ में। तो ये सब देते हो तो वो क्या होता है, वो गूगल शीट में सेव हो जाता है डेटा एक एक करके। और फिर जो एंड यूजर होता है उसको उसमें से जो भी डेटा लेना होता है वो लेता है और बाद में प्रोसेस करता है। तो वैसे ही एक ऑप्शन है आपके पास में एमएस फॉर्म का, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो तो एमएस फॉर्म्स में हम लोग अलग अलग तरह के फॉर्म्स बना सकते हैं। ठीक है। अभी एक और चीज होती है, अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो जिसको हम लोग बोलते हैं पावर एप्स। पावर एप्स का नाम सुना है आपने? यस सर। यस। ठीक है। तो पावर एप्स क्या होता है कि एक तरह से एक एप्लीकेशन ही आप बना सकते हो ऑनलाइन, जो आपके मोबाइल में चलेगा, जो आपके टैबलेट में चलेगा, जो आपके डेस्कटॉप पे चलेगा। है ना? अभी ये जो चीज है पावर एप्स, तो पावर एप्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो?
जो भी एप्लीकेशन बनाना है यूजर सेंट्रिक, तो आप बना सकते हो। कुछ भी फ्लो आप वगैरह बना सकते हो। आपके ऑफिस में काफी सारे जो काम होते हैं ना, जो आप टीम टीम में मिलकर करते हो, जैसे कि समझ लो कि आपको फॉर एग्जांपल आपका जो वर्कफोर्स है, बराबर है, उसका आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। तो प्रोजेक्ट को आपको ट्रैक करना है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन अभी अंदर आया है, किसने काम स्टार्ट किया है, कौन अभी वो काम को खत्म कर रहा है, अभी आगे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन अप्रूव कर रहा है। तो ये सब जो चीजें है ना, ये सब चीजें आप इसका एक एप्लीकेशन आप बना सकते हो। और एप्लीकेशन आप किसमें बना सकते हो? पावर ऐप में बना सकते हो। ये क्लियर? तो पावर ऐप एक तरह से पूरा का पूरा एप्लीकेशन है जो आप उसमें रेडी कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे एमएस फॉर्म्स और पावर एप में क्या डिफरेंस है। तो जो एमएस फॉर्म्स होते हैं उसमें अपने नॉर्मल यूजर फॉर्म रहते हैं, बराबर है, उसमें आप कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं बनाते हो। पावर एप में क्या होता है, कंप्लीट एप्लीकेशन आप बना सकते हो। ये क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है। फिर आपने शेयर पॉइंट का नाम सुना होगा। यस सर। यस सर। Yes. ठीक है। तो शेयर पॉइंट क्या होता है? So again, a common path or common drive where the teams can access the data or files or folders. ये जो होता है ना शेयर पॉइंट, ये आपके इंट्रानेट पे होता है। इंटरनेट यानी ऑफिस नेटवर्क। कंपनी का। हाँ। ठीक है, आपके ऑफिस नेटवर्क पे रहता है। ये जैसे साइट्स होती है ना, जैसे आप नॉर्मली वेबसाइट्स वगैरह देखते हो, तो इस तरह की आप साइट्स अगर इंटरनेट पे बनाते हो विद लो कोड, तो वो होता है आपका शेयर पॉइंट। शेयर पॉइंट काफी सारे आपको फीचर्स देता है। उसके अंदर आप अलग अलग फोल्डर्स भी बना सकते हो, आप उसके अंदर फाइल्स क्रिएट कर सकते हो। शेयर पॉइंट लिस्ट होती है आपके पास में। अभी शेयर पॉइंट लिस्ट अगर होती है तो उसके अंदर आप अलग अलग टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकते हो। आप उसके अंदर इमेजेस स्टोर कर सकते हो, आप उसके अंदर फाइल स्टोर कर सकते हो, काफी सारी चीजें आप स्टोर कर सकते हो। तो ये जो शेयर पॉइंट लिस्ट होती है, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है डेटा कलेक्ट करने का। तो हमने क्या देखा, डेटा कलेक्ट करने का एक तरीका क्या हो सकता है, एमएस फॉर्म्स का। एक क्या हो सकता है, पावर एप्स हो सकता है। एक क्या हो सकता है, शेयर पॉइंट की लिस्ट हो सकती है, राइट। फिर एक है यस आपका सर। एक्सेल खुद। एक्सेल खुद को भी आप यूज कर सकते हो इस पूरे प्रोसीजर के अंदर। यानी जो हमारा एक्सेल डेस्कटॉप पे, जैसा भी ये डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, ठीक है, अगर इसको हम लोग अगर ऑनलाइन ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। और ऑनलाइन फिर हम लोग इसको अलग अलग लोगों के साथ में हम लोग शेयर भी कर सकते हैं। डेटा अगर आपको शेयर करना है तो आप इनमें से भी कुछ एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। अभी यहां तक के सबको क्लियर है? तो ये हो गया अपना ऑनलाइन, ठीक है। Yes sir. और आपने ये देखा कि ऑफिस स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट जो है आपका, ऑफिस टाइप स्क्रिप्ट, वो कहाँ पे आपका यूज होता है, वो एक्सेल में यूज होता है। लेकिन आप एक्सेल के अलावा और भी चीजें यूज कर रहे हो ना काम करने के लिए। आप एमएस फॉर्म भी यूज कर रहे हो, पावर एप भी यूज कर रहे हो, शेयर पॉइंट भी यूज कर रहे हो, राइट। Correct. Correct. यस सर। ठीक है। अभी इसके अलावा फिर आप ईमेल्स भी यूज करते हो, ठीक है। ईमेल्स में आप क्या यूज कर सकते हो, आउटलुक, Outlook. ठीक है। और क्या यूज करते हो आप, Gmail. जीमेल, या तो फिर क्या है, अदर ईमेल्स, ठीक है। तो कई बार आपको ऐसा काम करना रहता है कि आप जो ये नॉर्मल काम करोगे, फिर आप आउटलुक ईमेल के साथ में आप उसको भेजते भी हो, राइट। आपका जो डेटा है वो आप भेजते हो। Yes. मेल भेजना रहता है ना कई बार आपको, जैसा आपको डेटा को फिल्टर लगा के भेजना है, आपको उसको कुछ चार्ट्स या डैशबोर्ड्स की कोई कॉपीज वगैरह आपको भेजनी है ना। आप रेगुलर बेसिस पे भेजते होंगे ना ये सब चीजें। Yes, yes. ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका सिर्फ काम इसके अंदर नहीं है, बल्कि आपका काम इसमें भी है। फिर जैसे आप अभी चैट का आप देख लो, तो आप टीम्स यूज करते होंगे, Yes. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, Correct sir. ठीक है। तो टीम्स में आप नॉर्मल तो चैटिंग करते हो, साथ में आपके ग्रुप्स भी होते हैं। Right. Correct.
तो देखो क्या होता है कि कई बार है ना आप ये भी चाहते हो कि आपका जो डेटा है ना वो डेटा आप टीम्स के थ्रू आप कलेक्ट करो। जैसे टीम्स के थ्रू आप यूजर को कुछ इंफॉर्मेशन पूछो और यूजर फिर उसका आंसर दे और उस आंसर के बेसिस पे आप अपना जो डेटा है उसको प्रोसेस करो। ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि इनपुट की जो बात थी अपनी यहाँ से अपना है ना, तो ये भी एक ऑप्शन आपका खुल सकता है ना कि आप टीम्स के थ्रू आप डेटा पुल अप करो। करेक्ट है सर, करेक्ट है। आप लोगों ने देखा टीम्स के थ्रू डेटा पुल अप करना? यस यस सर। Yes, sir. ठीक है, एक तो ये होता है, फिर एक चैट बॉक्स भी होते हैं। पावर एजेंट्स जिनको अपन बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर एजेंट्स, MS पावर एजेंट्स। तो आप खुद अपने चैटबॉट भी बना सकते हो। चैटबॉट बनाने का फायदा क्या है, कई बार काफी सारी इंफॉर्मेशन लोगों को चाहिए होती है, जैसे HR रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। तो HR रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो अक्सर लोग क्या करते हैं, HR को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि मेरा ये डिस्क्रिपेंसी है, वो है, या ये प्रॉब्लम है, या इसका क्या आंसर है, उसका क्या आंसर है। तो क्यों ना अच्छा हो कि आप उसके लिए एक बॉट ही बना लो। तो जो रेगुलर क्वेरीज है, जो स्टैंडर्डाइज क्वेरीज है, तो वो चैटबॉट के थ्रू हो जाए, और जो अदर क्वेरीज है जो टेक्निकल है, जो नहीं हो पा रही है उससे, तो उसके लिए फिर वो HR से कांटेक्ट करें। तो उसमें HR भी फ्री हो जाएगा ना, HR को भी कम से कम इंटरेक्ट करना पड़ेगा, राइट। दूसरा Right. क्या है कि जब आपके चैटबॉट्स आपके पूरे सिस्टम के साथ में कनेक्टेड है तो उनको एक्सेस भी है अलग अलग फाइल्स वगैरह का, PDF वगैरह का। तो अगर लगता है चैट के टाइम पे कि भाई चैटबॉट को लगता है कि भाई अभी कुछ इंफॉर्मेशन भेजनी है यूजर को, तो उसके अकॉर्डिंगली उसको भेज भी सकते हैं। जैसा अगर किसी बंदे ने बोला कि मुझे मार्च महीने का पे स्लिप नहीं मिला है तो मुझे वो वापस चाहिए, तो वहां पे जाएगा और वो ऑप्शन सेलेक्ट करेगा और वो बोलेगा कि मुझे मार्च का चाहिए, तो मार्च का उसको पे स्लिप जनरेट होके मिल जाएगा। है ना, आप समझ रहे हैं यानी उसका पोटेंशियल कितना ज्यादा है। करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप चैट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अप्रूवल्स, अभी अप्रूवल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप समझ लो कि कोई इंसान कोई डेटा एंटर कर रहा है, बराबर है, कोई बंदा कोई डेटा एंटर कर रहा है, तो आप ये नहीं चाहोगे ना कि जैसे एंटर किया तो वैसे ही आपके फाइनल सिस्टम के अंदर अपडेट हो जाए, राइट। आप चाहोगे क्या आपके पूरे डेटाबेस के अंदर एंटर हो जाए जैसे ही वो एंट्री करे? आप चाहोगे ना कुछ वैलिडेशन स्टेप होना चाहिए, वैलिडेशन, यस, कोई ना कोई अप्रूवल वैलिडेशन होना चाहिए, चाहिए उसके करेक्ट। अंदर, राइट। तो अप्रूवल के लिए भी एक अप्रूवल्स रहता है यहाँ पे, अप्रूवल्स रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो अप्रूवल्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ऐसे ही है ना, काफी सारी चीजें रहती है जो ऑनलाइन आपके पास में अवेलेबल है। तो अब होता क्या है कि हम लोग इन इन सब चीजों का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, बराबर है, हम लोग ये सब चीजों का मैन्युअल इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार हमें क्या चाहिए होता है कि हम लोग ये सब चीजों को साथ में इंटीग्रेट करें, और हम इसको ऑटोमेट कर दें, ताकि जो मैन्युअल काम है ना, हमारा मैन्युअल काम टोटली हम लोग एलिमिनेट कर सकें। ऑटोमेट करने का फायदा एक तो ये है कि चलो कॉस्ट कम होता है, दूसरा फायदा क्या होता है, टाइम बचता है, बराबर है। अगर Yes. Right. आप मैन्युअली करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और Yes. अगर आप उसको ऑटोमेट कर दोगे तो आपको उस टाइम बचेगा आपका। फिर तीसरी चीज क्या है, गलती नहीं होती, राइट। जैसे ऑटोमेटिकली अगर कोई काम हो रहा है तो गलती नहीं होगी। फिर चौथा क्या है, आप उसको ट्रिगर कर सकते हो। ट्रिगर का मतलब क्या होता है जैसे कि समझ लो कि आप ऐसा चाह रहे हो कि आपके पास में जैसे ईमेल्स आ रहे हैं, ईमेल जैसे रिसीव हो रहे हैं, तो सेव इट्स अटैचमेंट इन वन ड्राइव। तो आप क्या चाहते हो, जैसे आपकी ईमेल रिसीव हो तो आप उसको वन ड्राइव में स्टोर कर दो। या तो समझ लो कि आपका जीमेल से रिसीव हो तो आप उसको गूगल ड्राइव में स्टोर कर दो। उसमें भी क्या हो सकता है कि आपकी मल्टीपल कंडीशंस हो सकती है, इफ्स। जैसे इफ सब्जेक्ट इज फॉर एग्जांपल
उसमें AFC केस आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है, देन ओनली डाउनलोड। होता है ना, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली आपको जितने भी ईमेल्स आ रहे हैं वो सारे के सारे आपको वन ड्राइव पे स्टोर करने हैं। आप चाहोगे ना कुछ पर्टिकुलर नाम आए सब्जेक्ट के अंदर, या तो फिर कुछ कंटेंट में कुछ नाम आए, तभी जाके ये काम होना चाहिए, है कि नहीं? Yes, right. करेक्ट। तो इस तरह की चीजें ना उससे ट्रिगर होता है। कई बार आप ऐसा सोचते हो कि जैसे ही आपके पास में टीम्स में मैसेज आता है, तब आपका कुछ ट्रिगर होना चाहिए। ऐसे ही आपका समझ लो कि MS फॉर्म अगर कोई नया सबमिट करता है, जैसे आपने कुछ सर्वे वगैरह करवाना था आपको, तो सर्वे में आपने MS फॉर्म का इस्तेमाल किया, और MS फॉर्म आपने फिर सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सारे जो भी लोग थे कंसर्न। अब वो सब लोग आपका फॉर्म भर रहे हैं, तो वो फॉर्म भरने पे क्या होना चाहिए? तो फॉर्म भरने पे आपने ऐसा करके रखा है कि भाई एक्सेल अपडेट होना चाहिए आपका, राइट? और एक्सेल के अलावा आपका शेयरपॉइंट लिस्ट में भी डेटा जाना चाहिए। तो आप कैसे करोगे फिर? ठीक है, तो ये जो तरह की चीजें हैं, ये भी आपकी किससे होगी? पावर ऑटोमेट के थ्रू होगी। यानी कुल मिला के कुछ भी अगर आपको चाहिए कि भाई कुछ पर्टिकुलर काम होने पे ऑटोमेटिकली आपका फ्लो चल जाना चाहिए, तो क्या होगा? उसके लिए आप ट्रिगर्स बनाओगे, और ट्रिगर्स किसके अंदर बनेंगे? पावर ऑटोमेट के अंदर बनेंगे। ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. तो जैसे आपका MS फॉर्म सबमिशन होगा तो आपका फ्लो ऑटोमेटिकली रन होगा। कई बार आपका ऐसा होता है कि आपको PDF बनाना रहता है। जैसे कि समझ लो कि आपने एक फॉर्म बनाया है। फॉर्म आपने किस में बनाया है? या तो समझ लो कि MS फॉर्म में बनाया है, या तो फिर आपने पावर एप्स में बनाया है, ठीक है। और वो जब फॉर्म सबमिट होता है, तो सबमिट होने पे आपको क्या करना है? वो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो इन्फॉर्मेशन को आपको PDF में फिल करना है, और PDF में फिल करने के बाद में आपको क्या करना है? उस आदमी को सेंड करना है, राइट? तो फिल डेटा एंड क्रिएट अ PDF, और बाद में ईमेल टू कंसर्न पर्सन्स। तो ये भी काम आपका, इस तरह के भी काम आपके पावर ऑटोमेट में हो जाते हैं। फिर कई बार आपको रीड करना होता है, रीड आपको PDF करना रहता है, बराबर है। कभी कभी आपके पास में कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि आपके पास में इमेज है, और यू नीड टू एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम इमेज, तो उसके लिए आपका OCR लगता है। तो अपना जो पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप है, तो उसमें OCR भी रहता है, तो आप उसको यूज करके आप टेक्स्ट भी बाहर निकाल सकते हो। तो अगर हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करें पावर ऑटोमेट को, तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पावर ऑटोमेट इनटू सो टू। लाइक एक सॉरी टू डिस्टर्ब, लाइक एक क्वेश्चन है बैक अगेन टू इमेज पार्ट। तो पावर डेस्कटॉप में ही सिर्फ OCR का ऑप्शन है जहाँ पे वो रीड करके उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकता है? ओनली फॉर पावर डेस्कटॉप, ऑटोमेट डेस्कटॉप पे ही है क्या वो? डेस्कटॉप पे है, और क्लाउड में भी है, उसके कनेक्टर्स हैं काफी सारे। ओके, तो सेपरेटली प्रीमियम वो बाय करना पड़ेंगे? एग्जैक्टली। हाँ, तो जो आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा कनेक्टर आपके लिए सूटेबल है। अगर वो प्रीमियम है तो प्रीमियम यूज करो, फ्री है तो फ्री यूज करो, इस तरह से। ओके। जी, क्योंकि इसमें कैसा रहता है कि जो क्लाउड बेस्ड रहते हैं ना, वो कनेक्टर बेस्ड रहता है। कनेक्टर्स हम लोग खुद भी बना सकते हैं हमारे हिसाब से, ओके। ओके। बराबर है। कनेक्टर हम लोग खुद भी बना सकते हैं, और कनेक्टर अगर आपको बनाना नहीं आता, या तो आपके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर आप कस्टम कनेक्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ओके। समझ लो कि कोई कनेक्टर है जो आपको पसंद नहीं आ रहा, जो ऑलरेडी इनबिल्ट कनेक्टर है जो आपको पसंद नहीं आ रहा। अब आप, और अब वो महंगा भी है साथ में, वो आपका काम भी नहीं कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक काम ऑलरेडी कर ही रहे हो, आप कोई थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो,
और थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन से आप खुश हो, बराबर है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस थर्ड पार्टी का जो एपीआई है, एपीआई यूज करके आप कस्टम कनेक्टर आप बना सकते हो आपकी क्रेडेंशियल्स वगैरह यूज करके। तो क्या होगा, आप फिर उसके थ्रू आप उसको पावर ऑटोमेट में यूज कर पाओगे। ओके। सर ये कनेक्टर मतलब कम्युनिकेशन के लिए बस यूज होता है? देखो कनेक्टर्स एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि जो भी कुछ काम हम लोग करने वाले हैं ना पावर ऑटोमेट के अंदर, वो सब चीजें हम लोग कनेक्टर यूज करके ही करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा अगर आपको एक्सेल से कनेक्ट करना है, बराबर है, एक्सेल में आपको रो Okay. इंसर्ट करना है, या आपको एक्सेल में रो डिलीट करना है, या आपको एक्सेल में फिल्टर लगाना है, तो ये जो सारे के सारे आपको जो एक्सेल रिलेटेड काम करने हैं वो सब उसके लिए कौन सा कनेक्टर लगेगा, एक्सेल का कनेक्टर लगेगा। अगर आपको शेयर पॉइंट से कुछ भी काम करना है तो उसके लिए कौन सा कनेक्टर लगेगा, शेयर पॉइंट का कनेक्टर लगेगा। अगर आपको वन ड्राइव के साथ में कुछ भी काम करना है तो आपको किसका कनेक्टर लगेगा, वन ड्राइव का कनेक्टर लगेगा। तो ये जो सारे के सारे जो कनेक्टर्स है दे आर मस्ट। जैसे अगर आपको जीमेल करना है तो जीमेल का कनेक्टर लग रहा है, आउटलुक करना है तो आउटलुक का कनेक्टर लग रहा है। तो हर काम कराने के लिए आपको कनेक्टर लगते हैं। कनेक्टर बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हमारे जो विंडो सिस्टम उसमें ड्राइवर्स होते हैं ना, ड्राइवर्स का आपने नाम सुना होगा, राइट? हाँ हाँ राइट। हाँ, तो जैसे विंडोज में ड्राइवर्स रहते हैं तो वैसे इसके अंदर आपके कनेक्टर्स रहते हैं। तो कनेक्टर्स आर मस्ट, अगर आपको कोई भी काम करवाना है तो कनेक्टर लगेंगे। तो कनेक्टर के अंदर भी आपके एक्टिविटीज रहती है, अलग अलग आपके टास्क रहते हैं, अलग अलग फंक्शंस रहते हैं। अलग अलग जो फंक्शंस रहते हैं तो वो भी अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं। तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन से अपने पास में ऑप्शंस अवेलेबल है, और अलग अलग जो ऑप्शंस है उनके अंदर कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स वगैरह डालनी है ना। तो ये सब चीजें जब आप करेक्टली डालते हो तो वो बराबर आपका आंसर देता है। क्योंकि कई बार क्या है कि अगर उसको चाहिए स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट चाहिए, लेकिन आप उसको दे रहे हो कोई इमेज दे रहे हो आप, बराबर है, इमेज ऑब्जेक्ट दे रहे हो, तो वो काम नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसको तो टेक्स्ट चाहिए था वहां पे आंसर में। हाँ तो ओके। इसीलिए आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो एक्सेप्ट क्या कर रहा है, आपको देना किस तरह के आर्गुमेंट है। अच्छा ओके। फिर इसमें क्या होता है कि कई बार है ना एरर्स बहुत आते हैं। एरर्स आते यानी कैसा है कि अभी जैसे आप स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं, आपको तो मालूम नहीं ना कि भाई क्या चीज कैसे करना है। हो सकता है आपने कुछ गलत आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, या तो हो सकता है कि आपने कुछ चीज पास कर दी लेकिन अभी तक के वो आउटपुट ही आपको इनपुट ही अभी तक के नहीं मिला है। इनपुट हो सकता है थोड़ा टाइम वेट करने के बाद में मिलेगा, लेकिन आपने इमीडिएटली आउटपुट निकाल लिया तो आपको आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे काफी सारे और तरीके यानी रीजंस हो सकते हैं जिन रीजंस की वजह से आपका आउटपुट नहीं आ रहा है। तो एरर हैंडलिंग किस तरह से करना ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं? तो एरर हैंडलिंग भी हम लोग काफी अच्छी तरह से देखेंगे, काफी डिटेल में देखेंगे। क्योंकि एरर हैंडलिंग आप तभी कर पाओगे जब आपको हर चीज है ना डेप्थ में मालूम हो। आपको मालूम है फंडामेंटली चीजें कैसे काम कर रही है ना, बैकग्राउंड में काम कैसे कर रही है ना, रूट से आपको सब चीजें मालूम है। अगर आपको सब चीज ऊपर ऊपर मालूम है कि ये काम कैसे कर रहा है वो काम कैसे कर रहा है, तो आप उसको डिबग नहीं कर पाओगे बराबर से। आपको सब चीजें रूट से मालूम होना जरूरी है। यानी हम लोग उसके जो डिटेल में जो कोड होता है ना, उसका जो रॉ कोड होता है कि अभी इनपुट क्या आया, अभी आउटपुट क्या जा रहा है, जो इनपुट था उसका क्या जेसन था, आउटपुट का क्या जेसन आ रहा है, तो ये सब चीजें अगर आपको पता होगी और आप उसको एनालाइज कर पाओगे तभी जाके आप उसको डिकोड भी कर पाओगे। फिर इसमें भी काफी सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस रहती है। बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब क्या है, देखो काम करना इंपॉर्टेंट नहीं है। काम तो मैं भी कर लूंगा, आप भी कर लोगे, और कोई दुनिया का कोई दूसरा इंसान भी कर लेगा। काम करने के टाइम पे अपना ये बात बहुत जरूरी है कि आप जो काम कर रहे हो ना ये एफिशिएंट वे में काम होना चाहिए। ये बेस्ट पॉसिबल तरीका होना चाहिए काम करने का। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो बहुत लंबे तरीके से कर रहे हो, हालांकि वो बहुत शॉर्ट तरीके से हो सकता है। लंबे तरीके से क्या होता है, कई बार काम हो जाते हैं लेकिन क्या होता है एफिशिएंसी मार खा जाती है। जैसे जो चीज आपकी कुछ मिनटों में हो जानी चाहिए वो उसके लिए घंटे लग जाते हैं, राइट? तो हमें ये तरीका भी जानना बहुत जरूरी है कि बेस्ट तरीका क्या है काम करने का। अब एक और चीज है, कभी अगर आपको एडिट वगैरह करना पड़ता है अगर कोई भी डेटा को कोई भी कोड को, तो वो आप तभी इजीली कर पाओगे जब आपका कोड भी एफिशिएंट है। अगर आपका कोड बहुत बड़ा बड़ा है, आपने जो बना के रखे फ्लोज वगैरह में, तो अगर वो बहुत लंबे लंबे लाइंस के कोड है तो आप उसको एडिट वगैरह भी नहीं कर पाओगे बराबर से, आपको डिफिकल्ट पड़ेगा, राइट? तो इसीलिए बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो हम लोग
सेशंस में हमारे कवर अप करेंगे किस किस तरह से आप बेस्ट तरीके से कर सकते हो। उसके बाद में काफी सारे फ्लोज होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस फ्लो। तो प्रोसेस फ्लो में काफी सारा लॉजिक्स रहता है, लूप्स रहता है, इफ कंडीशंस रहती है, स्विच रहता है, काफी सारी चीजें रहती है। तो ये भी अपने को मालूम होना चाहिए कि हम लोग किस तरह से लॉजिक्स बनाएंगे, क्योंकि बिजनेस इज नॉट सिंपल थिंग, बिजनेस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं और काफी सारी जगहों पे आपको मल्टीपल टाइम करने के लिए इटरेशंस करने पड़ते हैं। तो आपको ये सब चीजों का भी नॉलेज होना चाहिए कि इसके अंदर आप कंडीशनल फ्लोज वगैरह किस तरह से आप बना सकते हो। बराबर है। अब कंडीशन फ्लोज में आपको फिर अप्रूवल्स भी इंक्लूड करना रहता है, तो उसके अंदर फिर अप्रूवल वगैरह कैसे इंक्लूड करोगे और फिर आप कैसे करोगे। बेस्ट प्रैक्टिस का भी ध्यान रखना है, कभी एरर्स आते तो एरर हैंडलिंग भी करना है। फिर अलग अलग टाइप के जो चीजें होती है, फ्लोज होते हैं, उनका एरर हैंडलिंग का टेक्निक भी अलग अलग रहता है। क्योंकि जैसे कुछ चीज अगर ऑटोमेटेड है, जैसे कुछ ट्रिगर के थ्रू हो रहा है, तो उसको अलग तरीके से आप एरर हैंडलिंग करोगे। और कुछ चीज जो मैन्युअल ट्रिगर हो रहा है, मैन्युअली आप जो फ्लो कर रहे हो, तो उसको वो अलग तरीके से ट्रिगर हो रहा है। ठीक है। अब जैसे अगर आपका मैनुअल फ्लो भी है, तो मैनुअल फ्लो जो आपका है, मैनुअल फ्लो का मतलब क्या होता है, जो आप मैन्युअली ट्रिगर करते हो, मैन्युअली रन करते हो, मैनुअल फ्लो। तो मैनुअल फ्लो भी जो आपका होता है ना, उसको भी आप लिंक करते हो। जैसे आप उसको पावर एप्स में लिंक करोगे। जैसे पावर एप्स में आप एक बटन बना दोगे और वो बटन को क्लिक करने पे ऑटोमेटिकली आपका फ्लो रन होगा, फिर उसका जो आउटपुट होगा, वो आउटपुट आपको फिर से पावर एप्स के अंदर मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि पावर ऐप और पावर ऑटोमेट, इनकी भी बहुत जबरदस्त जुगलबंदी रहती है। जैसे कि आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं। अभी एक आपका पेज है पावर ऐप के अंदर, तो उसके अंदर यूजर क्या कर रहा है कि यूजर साइन कर रहा है और बाद में सबमिट कर रहा है। तभी होना क्या चाहिए, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट पे ये जो उसने सिग्नेचर किया ना, उसके नीचे उसकी सिग्नेचर आ जानी चाहिए। बराबर है। तो ये काम करवाना है। तो ये काम पावर एप्स नहीं कर सकता, क्योंकि पावर ऐप के अंदर उसकी खुद की ताकत नहीं है कि वो आपके लिए पीडीएफ बना के देगा। तो पीडीएफ आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर एप्स के अंदर आपको पावर ऑटोमेट को कॉल करना पड़ेगा। आप समझ रहे बात को। तो इस तरह से फिर पावर एप्स के साथ में जो पावर ऑटोमेट है, वो भी अपने को कंपलसरी लगता है। हाँ, अगर आपको डेटा वगैरह स्टोर करना है, जैसे आपको शेयर पॉइंट वगैरह पे करना है डेटा स्टोर, या तो आपको ऑनलाइन एक्सेल में करना है, तो आप डायरेक्टली आप पावर एप्स के थ्रू कर सकते हो। लेकिन अगर आपको समझ लो कि बीच में एक अप्रूवल को बीच में डाल देना है, कि जब तक अप्रूवल नहीं होता तब तक डेटा नहीं जाना चाहिए, तो अप्रूवल अगर आपको बीच में डालना है, तो वापिस से आपका पावर ऑटोमेट बीच में आएगा। या आपको समझ में, तो काफी सारी जगहों पे जो पावर एप्स है वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर सकता, तो उसके लिए फिर आपको पावर ऑटोमेट की जरूरत पड़ती है, ताकि आप उसमें स्ट्रीमलाइन कर सको। ये क्लियर? यस सर। ठीक है। Yes, sir. कई बार आपको है ना वेब के साथ में डील करना रहता है, वेब पेजेस के साथ में, और आपका जो डेटा आता है ना, कई बार वो जेसन फॉर्मेट में आता है, कई बार वो एक्सएमएल फॉर्मेट में आता है, एसेट्रा फॉर्मेट में आता है। आपको ये जरूरत होती है कि आप ये डेटा को रीड करो और उसके बाद में आप काम करो। तो ये चीजें करने के लिए भी हमें फिर क्या लगता है, हमें लगता है पावर ऑटोमेट। तो हम लोग क्या करते हैं, जेसन और एक्सएमएल फाइल्स को पार्स करते हैं, और पार्स करके उसको रीडेबल बनाते हैं, उसको हम लोग टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसमें हाँ HTML भी लिखना रह गया। हाँ, फिर हम लोग उसको पार्स करते हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट इनटू टेबल। और वो जो टेबल होती है, टेबल टू राइट इन एक्सेल और एसपी लिस्ट, एसपी यानी शेयर पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म एसपी बोल देता हूँ, एसपी लिस्ट एटसेट्रा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। फिर आप इसको यूज करके आप एक्सटर्नल बॉट्स भी बना सकते हो, लेकिन उसके थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हैं। उसमें आप वेब हुक यूज करके, या तो पूलिंग करके, तो ऐसे कुछ मेथड्स है, तो वो तरीकों से आप एक्सटर्नल बॉट्स भी बना सकते हो।
उसकी कुछ लिमिटेशंस है, वो तो खैर जब बॉट्स कैसे करते हैं वो आप समझोगे तो आपको आइडिया आएगा। वैसे जो हम लोग फ्लोज बनाते हैं ना, तो फ्लोज भी इंडिविजुअली वो भी बॉट ही कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? बॉट कहलाते हैं। क्योंकि बॉट का मतलब क्या है? रोबोट। रोबोट क्या है? जो अपने मैन्युअली जो जिनका फॉर्म होता है, जिनका स्ट्रक्चर होता है, लोहे के बने रहते हैं, जो भी फाइबर के बने रहते हैं, जो भी कुछ आप जो देख पाते हैं, तो उनको रोबोट बोलते हैं। लेकिन नॉर्मली बॉट टर्म किसमें यूज होता है? जो डेटा से रिलेटेड होते हैं, जो ऑनलाइन रहते हैं, उनको अपन नॉर्मली रोबोट नहीं बोलते, उनको हम लोग बॉट बॉट करके संबोधित करते हैं, राइट। तो अभी ये जो हम लोग जो बनाने वाले हैं, या जो हम लोग बनाते हैं पावर ऑटोमेट के अंदर ये सब भी बॉट्स ही बनते हैं। लेकिन ये जो सारे के सारे जो बॉट्स होते हैं, वो कहाँ, ये किससे सीमित रहते हैं? ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीमित रहते हैं, यानी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खेलते हैं। अगर आपको कुछ चीज ऐसी करनी है जो बॉट आपको एक्सटर्नली बनाना है, तो उसके लिए भी वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए कुछ पेड कनेक्टर्स भी लगते हैं, कुछ फ्री कनेक्टर्स भी रहते हैं। तो वो यूज करके हम लोग हम बॉट्स को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें हम लोग वेब हुक और कूलिंग करके जो टेक्निक्स होती है उनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये क्लियर है सबको? थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा टेक्निकल जा रहा है, लेकिन ये एक ओवरव्यू है, क्योंकि ये चीजें आप लोग जानते नहीं हो ना, इसमें आपने कभी काम नहीं किया होगा, बराबर है। तो आपको भी ये थोड़ा समझना मुश्किल रहेगा, लेकिन जब आप कोर्स करोगे, जब आप खुद ये सब चीजें डेवलप करोगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सब चीजें किस तरह से काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स? यस यस सर। सर। Yes, sir. ठीक है। अभी इसके अंदर है ना, हम लोग, यानी आप ये तो समझ ही गए हो कि हम लोग ये सब चीजों को इंटीग्रेट करने वाले, ऑटोमेट करने वाले हैं, राइट। लेकिन ऑटोमेट करने के लिए आपको समझ में भी तो आना चाहिए ना। जैसे अगर हम लोग अगर शेयर पॉइंट कर रहे हैं, तो मैं ऐसा तो एज्यूम नहीं कर सकता ना आपको शेयर पॉइंट लिस्ट में सब कुछ मालूम है। कर सकता हूँ क्या? नो नहीं सर। नहीं। Right. नहीं कर सकता ना, नहीं मालूम होगा आपको। और समझ लो जो सालों से काम भी कर रहे हैं ना शेयर पॉइंट लिस्ट में, उनको भी सब चीजें नहीं मालूम होगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि शेयर पॉइंट भी हम लोग उसमें कवर करते हैं इन रिजनेबल डिटेल। रिजनेबल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंप्लीट डिटेल्स हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि कंप्लीट डिटेल की जरूरत भी नहीं है। जैसे शेयर पॉइंट साइट कैसे बनाना, उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स कैसे लोड करना, तो वो सब चीजें हमारा हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस क्या है? जो ऑटोमेशन से रिलेटेड जो चीजें है, जैसे लिस्ट कुल मिला के ज्यादा काम आती है। तो लिस्ट के अंदर हम लोग कैलकुलेशंस हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसमें हम लोग कंडीशन फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, उसमें हम लोग डेटा एंट्री और एसेट्रा जो चीजें हैं, वो हम लोग किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये ऐसी काफी सारी चीजें होती है जो हम लोग शेयर पॉइंट में कवर करते हैं। ये क्लियर है? तो ये भी इसी कोर्स का हिस्सा है, क्योंकि हमारा एक अलग सा कोई कोर्स नहीं है शेयर पॉइंट का। तो हम लोग जो भी कुछ डेटा ओरिएंटेड जो रिलेटेड होता है, वो चीजें भी हम लोग इसके अंदर कवर करते हैं। ये क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. यस सर। यस। ठीक है। जैसे अपना वीबीए होता है ना इन एक्सेल, राइट, तो वैसे ही होता है टाइप स्क्रिप्ट इन ऑनलाइन एक्सेल। यानी अगर आपको कोई मैक्रो बनाने हैं ऑनलाइन एक्सेल के अंदर, तो वहां पे आप वीबीए करके आप ऑटोमेट नहीं कर सकते। आपके वीबीए में अगर आपने कुछ मैक्रोस बना के रखे हैं, तो ऑनलाइन काम करने वाले नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन मैक्रोस बनाना है, तो फिर आपको वहां पे टाइप स्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा। अब आप सोचोगे कि टाइप स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है, ऑफिस स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है, जब हमारे पास में पावर ऑटोमेट है कि नहीं, राइट। आप ऐसे ही सोच रहे होंगे ना, पावर ऑटोमेट है तो टाइप स्क्रिप्ट की क्या जरूरत है। कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं? कोई भी नहीं सोच रहा। देखो क्या होता है कि आप जब पावर ऑटोमेट यूज करते हो ना, तो उसमें कुछ लिमिटेड चीजें रहती है, यानी एकदम कॉम्प्लेक्स चीजें आप नहीं बना सकते उसके अंदर। तो इसलिए क्या होता है कि आप टाइप स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हो। यानी टाइप स्क्रिप्ट से आप काफी डिटेल वाली जो चीजें होती है, जैसे आपको पीवोट टेबल बनानी है, पीवोट टेबल में आपको कुछ चीजें रो में डालनी है, कुछ चीजें आपको कॉलम में डालनी है, फिर आपको पीवोट टेबल से चार्ट्स वगैरह बनाने हैं, और ये सब चीजें आपको ऑटोमेटिकली करनी है। तो ये सब चीजें आप उसमें नहीं कर पाओगे ना, पावर ऑटोमेट के अंदर है। तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग टाइप स्क्रिप्ट से उसका ऑटोमेशन कर लेते हैं, बराबर है। अब ये जो टाइप स्क्रिप्ट में हमने जो बनाया है मैक्रो, तो ये मैक्रो को फिर आप पावर ऑटोमेट में कॉल करते हो। आया समझ में आपको? Yes, sir. ओके। सर हाँ सर, वीबीए मतलब
एक्चुअली आता नहीं है तो टाइप स्क्रिप्ट कैसे करेंगे? देखो जो टाइप स्क्रिप्ट है ना तो उसको हम लोग जीरो से ही कवर करते हैं वैसे, और हम लोग एक रीजनेबल डिटेल तक के लेके जाते हैं, डेप्थ तक के लेके जाते हैं, ताकि आप लोग कम से कम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ ये चीज अच्छा। करने के लिए। तो अगर नहीं आती है तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा मुनमुन कि आप वीबीए का भी आप कोर्स लगाओ, क्योंकि वो आपको काफी हेल्प करेगा। और वीबीए वैसे भी ऑटोमेशन के लिए काफी यूजफुल रहता है। और ओके। हाँ, क्योंकि दोनों चीज आपको एक दूसरे के लिए हेल्प करेगी। आप जब टाइप स्क्रिप्ट सीखोगे तो आपको फिर वीबीए सीखने में इजी पड़ेगा, और वीबीए सीखोगे तो आपको टाइप स्क्रिप्ट सीखने में इजी पड़ेगा। यानी दोनों चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगी। अच्छा। ओके सर। और यहाँ तक कि वीबीए तो बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। मैं तो ये बोलता हूँ सबको सीखना ही चाहिए, क्योंकि वीबीए सीखने से ना आपको पाइथन सीखना भी काफी इजी पड़ जाता है, और आगे चल के ना काफी सारी चीजों में आपको हेल्प मिलती है ना। कुल मिला के आईटी का जो गेटवे है ना वही खुल जाता है। और जो आरपीए भी आईटी में ही आता है, राइट? हाँ। और अगर आप आईटी में Yeah. हो तो फिर आप मगरमच्छ से बैर नहीं ले सकते ना। तो लाइक वीबीए इज लाइक अ वेरी वर्सेटाइल लैंग्वेज, और बहुत सारी लैंग्वेजेस उससे सीखना फिर इजी पड़ जाता है। तो वीबीए तो मैं रिकमेंड करता ही हूँ आपको सीखने के लिए, इस तरह से। अच्छा। ओके जी, सर। चलो फिर आगे बढ़े हम लोग। तो आपने देखा तो हम लोग टाइप स्क्रिप्ट भी हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल टाइप स्क्रिप्ट का हमारे पास में एक ही कोर्स है जो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं। अभी उसकी भी फर्स्ट बैच रहेगी, उसमें हम लोग गूगल स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट, जो एक्सेल का ऑनलाइन है वो और जो गूगल का ऑनलाइन है वो, तो उसका एक अलग ही कोर्स हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं। वो भी शुरू होगा अभी, कल उसका डेमो भी है, आपने शायद देखा भी होगा उसको। मैं बताऊं क्या आपको उसका अपनी साइट पे? तो ये देखिए, ऑटोमेटिंग गूगल शीट्स एंड एक्सेल यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट, तो ये डिटेल में कोर्स रहेगा ये। तो इसमें जो ऑनलाइन एक्सेल है उसको भी ऑटोमेट करने का तरीका, और जो गूगल शीट्स है उसको भी ऑटोमेट करने का तरीका। और गूगल शीट्स में ना गूगल ने बहुत सारे ऑप्शन दिया है आपको, बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, बहुत सारे कमाल की चीजें आप कर सकते हो। गूगल का भी इकोसिस्टम बहुत बड़ा है ना। तो ये और ये भी एक तरह से मैं आपको बोलूँ ना तो ये कोर्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। अपना ये जो कोर्स है ना पावर ऑटोमेट, जिसका हाँ। डेमो अभी चल रहा है, उसको ये भी चीज काफी कॉम्प्लीमेंट करती है। और आगे चल के ना ये सब चीजों की बहुत डिमांड है, अभी भी डिमांड है, आगे भी डिमांड है। और लोग काफी, यानी अगर यूएस में भी देखे तो $1 लाख से ऊपर भी लोग कमा रहे काफी। 1 लाख से 1 लाख 40,000 तक के कमा रहे। इंडिया में भी काफी अच्छा अच्छा उसका स्कोप है। तो कुल मिला के ये सब चीजें काफी अभी बूम पे है। और मैं तो बोलता हूँ अभी जल्दी जल्दी अगर आप सीख लोगे तो आप जल्दी से अपना होल्ड आप बना सकोगे, और फिर आगे फिर आप जल्दी इसके अकॉर्डिंगली आप आगे और भी चीजें आप सीख सकोगे। क्योंकि ये एलिमेंट्री अगर आपने चीज सीख ली तो इसी के बेसिस पे जो ये बेस बनता है, तो इसी बेस को लेके आप आगे बढ़ सकते हो ना फटाफट। तो आगे और भी हाँ। कुछ चीज आप सीख सकते हो, यानी जमाने के साथ में आप चल सकते हो कुल मिला के। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि दिस आर द हॉट थिंग्स दैट नीड टू बी लर्न। जैसे ये और ये हो गया पावर बीआई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। पावर असल में जो भी अभी कोर्सेज है ना सारे बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं। किसी को भी हम लोग कम या ज्यादा नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आप क्लाउड बेस्ड बोले तो क्लाउड बेस्ड ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी की बात करें तो। ओके। ठीक। ओके सर। ठीक। तो हम वापिस से आ जाते हैं एक्सेल में यहाँ पे। ठीक है। तो कुल मिला के ये अपन ने मेनली तो क्लाउड बेस्ड देखा। फिर डेस्कटॉप बेस्ड में भी काफी सारी चीजें रहती है। अभी जैसे मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ पावर पावर ऑटोमेट। ये डेस्कटॉप है, ये डेस्कटॉप के ऊपर है। तो डेस्कटॉप में भी आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है अवेलेबल, जो आप चीजें कर सकते हो। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपके वर्क स्टेशन रिलेटेड, जैसे आपको डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, आपको साउंड प्ले करना है, रिसाइकल बिन को एम्प्टी करना है, स्क्रीन शेवर है, रेजोल्यूशन है, लॉग ऑफ करना है, शट डाउन करना है, ये वर्क स्टेशन रिलेटेड ऑप्शंस हो गए। फिर ये स्क्रिप्टिंग रिलेटेड है। आपको पता होगा ना, आ, आप वीबी यूज करके वीबी स्क्रिप्ट भी बना सकते हो। तो ये भी पता होगा ना आपको, जैसे एसएपी ऑटोमेशन करना है, बाकी ऑटोमेशन करना है, तो उसके लिए वीबी स्क्रिप्ट लगता है। तो काफी सारी चीजों में वीबी स्क्रिप्ट लगता है।
तो अगर आपको वीबी स्क्रिप्ट आता है तो आप वही वीबी स्क्रिप्ट को डायरेक्टली आप यहाँ से रन कर सकते हो। यानी आप वीबी स्क्रिप्ट एक बना लो और आप इसमें उसको कॉल कर लो तो डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। उसी तरह से आप डॉस कमांड भी इसमें रन कर सकते हो, आप जावा स्क्रिप्ट भी इसमें रन कर सकते हो, आप पावर शेल भी कर सकते हो, आप पाइथन भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये सब स्क्रिप्टिंग आती है तो आप इन सबको भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अभी फाइल रिलेटेड भी काफी सारे काम होते हैं, जैसे कि आपको CSV फाइल को रीड करना होता है, राइट करना होता है, आपको कोई चीज इमेज में कन्वर्ट करना है, यानी फाइल को आपको base64 में कन्वर्ट करना है, कभी कभी आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना रहता है, डिलीट करना रहता है, मूव करना रहता है। ये सब चीजों के ना प्रैक्टिकल यूज केसेस है। अभी आपको ऐसे हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन जब आप एक्चुअल में जब आप प्रोजेक्ट्स देखोगे, हम लोग जब करेंगे सेशंस के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि हाँ चलो इनकी वर्थ कितनी है। यानी ये ऐसा नहीं होता कि इंडिविजुअल हम लोग नहीं सीखते, इनको हम लोग ऐसा प्रोजेक्ट के अंदर सीखते हैं। हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं और प्रोजेक्ट करते करते फिर इनमें से कुछ कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे हो सकता है हम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें कुछ चीज इसकी जरूरत पड़े, कुछ इसमें से निकालना पड़े, कुछ इसमें से निकालना पड़े, जिसमें से निकालना पड़े, एंड सो ऑन। तो ये जो चीज अभी हम लोग देख रहे हो, पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप देख रहे हैं हम लोग। फिर यहाँ पे कंप्रेशन, ऐसे आपको जिप फाइल बनानी है, अनजिप करना है, तो उसके लिए कैसे करना है। अभी क्या होता है कि जैसे जिप और अनजिप करना है ना, अगर आप नॉर्मली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करते हो थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, उसमें काफी सारा लंबा लंबा कोडिंग होता है। लेकिन इसमें ना चीजें काफी आपके लिए आसान हो जाती है। अभी जैसे यहाँ पे UI ऑटोमेशन है, UI यानी यूजर इंटरफेस, तो उसमें जैसे आपको डेटा एक्सट्रैक्शन करना है, जैसे आपके पास में एक पर्टिकुलर एक विंडो आ रही है, एक विंडो खुल रही है, बराबर है, पुराना सिस्टम है, उसका उसका आपको डिटेल्स आपको निकालनी है, या तो उसको उसके अंदर आपको कुछ चीज फिल करनी है, या तो आपको रेडियो बटन को आपको सिलेक्ट करना है, या चेक बॉक्स को आपको सिलेक्ट करना है, या आपको स्क्रीनशॉट लेना है आपको उसका। तो ऐसे काफी सारे काम आप इसके थ्रू कर सकते हो। जैसे फॉर्म फिलिंग करना है तो उसके अंदर आप ये ऑप्शंस आप इसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पे काफी सारी कंडीशंस हैं कि अगर आपकी विंडो में ये कंटेन होता है तो आप ऐसा करो, वो कंटेन होता है तो वो करो। इमेज इमेज का कंडीशन है। वैसे काफी सारे आपके पास में यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप वेट भी करवा सकते हो। फिर यहाँ पे HTTP के भी ऑप्शंस है, जैसे अगर आपको कुछ चीज डाउनलोड करना है वेब से, आपको SOAP यूज करना है वेब सर्विसेज को, तो आप वो चीजें कर सकते हो। फिर ब्राउजर ऑटोमेशन है, तो उसमें आप फायरफॉक्स को लॉन्च कर सकते हो, क्रोम को लॉन्च कर सकते हो। जैसे कई बार नहीं आपका होता है कि आपको पहले ब्राउजर ओपन करना है, फिर उसके अंदर आपको डिटेल्स फिल करनी है, फिर आपको मंथ सिलेक्ट करना है, फिर आपको अपना एरिया सिलेक्ट करना है, फिर डाउनलोड का बटन दबाना है, फिर एक एक फाइल डाउनलोड होगी। ऐसे करके आपको अलग अलग आपके जो एरियाज है उनका करते जाना है। जैसे आपने अभी इंडिया का कर लिया, फिर आपको US का करना है, फिर आपको UK का करना है, फिर ऐसे अलग अलग जगहों का आपको करना है। फिर जब डेटा इकट्ठा होगा उसके बाद में आपको उन सब चीज़ों को प्रोसेस करना है ना। तो वो सब चीज़ें फिर हम लोग ये सब चीज़ें यूज करके कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्सेल का ऑटोमेशन भी है कि आप लॉन्च कर सकते हो, ये कर सकते हो, उसमें आप सेव कर सकते हो एक्सेल को। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर। फिर डेटाबेस है, आप SQL यूज कर सकते हो, ओपन, एग्जीक्यूट, ये। तो इसमें हम लोग थोड़ा बहुत हम जो मिनिमम होता है SQL, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। मिनिमम यानी क्या, थोड़ा बहुत आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, डिटेल में तो कवर नहीं कर सकते। डिटेल वाला तो एक हमारा एक अलग ही कोर्स है। जैसे आपको अगर मैं यहाँ पे बताऊं, तो यहाँ पे मास्टरिंग SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये भी काफ़ी एक डिटेल वाला कोर्स है। तो ये आप करोगे तो इसमें काफ़ी डिटेल में मिलेगा, लेकिन इसके अंदर हम लोग एकदम डिटेल में नहीं जा सकते ना, क्योंकि आप खुद ही जान रहे हो कि भाई कितनी सारी चीज़ें सीखने के लिए, और ऐसे खुद इंडिविजुअल कोई भी इंसान का इंडिविजुअली सीखना मुश्किल है ये सब चीज़ें। तो खैर हम लोग इतना जरूर कवर कर लेंगे कि अगर आपको SQL आता है तो आप उसमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप इंडिविजुअली कर पाओगे। फिर जैसे ईमेल रिलेटेड है, जैसे आप रिट्राइव कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, सेंड ईमेल कर सकते हो, तो ये ऑप्शन है आपके पास में अवेलेबल। फिर ये एक्सचेंज सर्वर से रिलेटेड ऑप्शन है, फिर ये आउटलुक से रिलेटेड ऑप्शन है आपके पास में। फिर आपको मैसेज बॉक्स देना है तो वो ऑप्शन है। कीबोर्ड और माउस रिलेटेड ऑप्शन है आपको। तो ये बहुत खतरनाक ऑप्शन है कि आप पर्टिकुलर, जैसे आप अपने माउस को मूवमेंट कर सकते हो, आप कुछ कीज वगैरह सेंड कर सकते हो। कीज सेंड करने का मतलब क्या है, जैसे अभी समझ लो कि अभी आप समझ लो व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हो, ठीक है, व्हाट्सएप वेब यूज कर रहे हो, और व्हाट्सएप वेब में आपको कुछ पर्टिकुलर कीज वगैरह सेंड करनी है, क्योंकि उसका ऑटोमेशन इतना इजी नहीं है, तो फिर आपको आप कीज वगैरह सेंड करके अपना काम आप निकाल सकते हो।
तो ये भी ऑप्शन है इसके अंदर। फिर एक क्लिपबोर्ड रिलेटेड ऑप्शन है, जैसे कई बार हम लोग डेटा हम क्लिपबोर्ड में पेस्ट करते, कंट्रोल सी करते तो क्लिपबोर्ड में चले जाता, राइट? फिर हमें क्लिपबोर्ड से निकालना रहता है, तो वो भी उसके भी प्रैक्टिकल यूज केसेस क्या क्या है। फिर ये टेक्स्ट से रिलेटेड क्या क्या ऑप्शन है, आप ट्रिम कर सकते हो, आप पैड लगा सकते हो उसके अंदर, आप रिवर्स कर सकते हो टेक्स्ट को, तो ये सब ऑप्शन है। स्प्लिट कर सकते हो, तो वो सब ऑप्शन है। ये बीच में काम आता है, ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं आता है। ये जब आप डेटा प्रोसेस कर रहे होते हैं ना, तो बीच बीच में आपको ये चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है। उसी तरह से डेट एंड टाइम फंक्शन का इस्तेमाल आप तभी करते हो। फिर आप पीडीएफ से रिलेटेड आपको कुछ काम करना है, जैसे आपको टेक्स्ट निकालना है पीडीएफ में से, आपको टेबल्स निकालना है, इमेजेस आपको निकालना है पीडीएफ में से, तो ये आता है। तो इसीलिए उसको आरपीए बोलते हैं, क्योंकि आरपीए से क्या होता है, आप ये सब चीज़ों का आप ऑटोमेट कर पाते हो। फिर जैसे ओसीआर की जो मैं बात कर रहा था ना आपको, तो ये ओसीआर है कि आप टेक्स्ट का ओसीआर निकाल सकते हो। फिर टर्मिनल एमुलेशन है यहाँ पे। क्रिप्टोग्राफी ऐप्स में आप क्रिप्टिक यानी आप उसको एनक्रिप्ट कर सकते हो आपके डेटा को। फिर बाद में विंडोज सर्विस है, ऐसे काफी सारी और भी चीज है इसके अंदर जो आप पावर ऑटोमेट के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर आप देख पाओगे। तो कुल मिला के हम लोग काफी सारी चीज इसमें कवर करने वाले हैं अभी, क्योंकि आप इसको देख के आपको लग रहा होगा कि ये 4 महीने में कवर नहीं हो सकता। कितने लोगों को लग रहा है 4 महीने में कवर नहीं हो सकता? डिफिकल्ट है सर। हाँ सॉरी, 4 महीना डिफिकल्ट है। 4 महीना डिफिकल्ट है ना, और होता भी नहीं है 4 महीना। लेकिन क्योंकि अभी अपना ये इनिशियल कोर्स है ना, अभी हमारा सिर्फ एक ही बैच अभी अभी रनिंग है, बराबर है, और अभी ये दूसरा बैच होगा। तो इनिशियली हमारी जो बैचेस होती है ना, तो उसमें हम लोग उसमें स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट मिलता है कि हम लोग काफी सारी चीजें उसमें कवर करते हैं। फिर जब हमारा कोर्स अभी, क्योंकि कोर्स भी स्ट्रीमलाइन नहीं है, जैसे कुछ कुछ लोगों ने वैसे पूछे भी थे कि सर आप क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, वो सब चीजें आप बताओ। तो मैंने उन सबको यही बताया था कि हमारा जो कोर्स है वो स्ट्रीमलाइन नहीं है। स्ट्रीमलाइन नहीं है इसका मतलब क्या है कि मैं रियल टाइम पे नई नई चीजों को ऐड करता रहूंगा। अभी जैसे कि क्या है कि समझ लो कि अभी गोविंद है, तो गोविंद ने कोई क्वेश्चन पूछा कि सर हमारे कंपनी में इस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो उसको कैसे करेंगे। अब मुझे लगता है कि नहीं यार, ये जो उनका क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अभी हम लोग क्लास में लेंगे तो सब लोगों को बहुत फायदा मिलने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस तरह का क्वेश्चन फिर हम लोग क्लास में ले लेते हैं। उससे क्या होता है, बाकी लोगों को भी बेनिफिट मिल जाता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, अभी ये कोर्स को हमने फिक्स नहीं किया है। देखो, फिक्स करने में फायदा मेरा है, आपका फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि फिर मैं उतनी चीजें पढ़ा के फिर खत्म कर दूंगा। आप भी खुश हो जाओगे, आप बोलोगे हाँ चलो, अपने जो जो चीजें आपने प्रॉमिस की थी आपने सारी चीजें पढ़ा ली। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अभी इनिशियल इसको फिक्स नहीं करते। उससे क्या होता है, हम नई नई चीजें भी जो स्कोप में नहीं है हम लोग उसको भी ऐड कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जो टाइप स्क्रिप्ट था, तो टाइप स्क्रिप्ट हमारे पहले वाले जो मैंने डेमो दिया था उसमें मैंने कवर नहीं किया था, बराबर है। लेकिन अभी जो हमारा हुआ सेशन, तो उसमें मैंने करीबन 3 सेशंस लिया टाइप स्क्रिप्ट के, यानी इतना डिटेल में हम लोग उसके अंदर हमने कवर किया, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके उस चीज का। तो वैसे ही हम लोग अभी जो इनिशियल सेशन है उसमें हम लोग ये नहीं देखते कि टाइम कितना लग रहा है। टाइम इसमें ज्यादा भी लगता है ना, 4 महीने में कंप्लीट नहीं होगा कोर्स। हो सकता है 6 महीने लगे, 7 महीने लगे, 9 महीने भी लग सकते हैं, राइट? तो आप अगर कोर्स कर रहे हो तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। हाँ, लेकिन ये मत घबराना कि मैं फीस बढ़ा दूंगा, नहीं, फीस नहीं बढ़ती उसमें। जो कोर्स होता है वही कोर्स की फीस ही रहती है। जो 12,000 रुपये फीस है वही 12,000 ही रुपये आपको पे करना है। इट इज समथिंग एडिशनल नॉलेज जो आपको मिलती रहेगी। और मैं सबको यही बोलूंगा, देखो क्लास में छुट्टी मत लेना। जब भी क्लास हो रही है तो बराबर क्लास को अटेंड करना। वैसे भी देखो ऑनलाइन है, तो आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो। कई बार होता है ना, आप कहीं बाहर हो, ट्रेवल कर रहे हो, नहीं कर पा रहे, तो मोबाइल से कनेक्ट कर लो, है कि नहीं? लेकिन क्लास मिस मत करिए आप, क्योंकि क्लास मिस करोगे तो क्या होगा, बहुत सारी चीजें आपकी मिस हो जाएगी, राइट? यस सर। यस सर। तो ये कुल मिला के काफी डिटेल्ड कोर्स रहेगा, और काफी इनडेप्थ में हम लोग काफी चीजें कवर करने वाले हैं। तो बस इतना रहेगा कि आप सब लोग लर्न करने के लिए अपना माइंड ओपन रखो और चीजें सीखते जाओ कुल मिला के। और ये आपको कम से कम टाइम में बहुत ज्यादा आउटपुट भी देगा, क्योंकि काफी सारी चीजें जो बाहर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे समझ लो कि पीडीएफ है, तो पीडीएफ नॉर्मली आपको प्रिंट वगैरह करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट? अगर आप ऑटोमेशन लैंग्वेजेस वगैरह यूज करो, लेकिन इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं फेयरली कंपैरेटिवली इजियर वे में। तो हम लोग यहाँ पे काफी सारे वेराइटी ऑफ थिंग्स हम लोग देखने वाले हैं।
जैसे कि आपका, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को ऑटोमेट कर रहे हो, आप पावर एप्स में आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, आप गूगल फॉर्म्स भी आप कर सकते हो, और ये अपने माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स से इसको भी आप ऑटोमेट कर सकते हो। जैसे काफी सारे हम लोग अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो कुल मिला के अपना जो सिलेबस है दैट वुड नॉट बी रिजिड और लिमिटेड इन एनी केस, इट वुड बी लाइक डायनेमिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप में से किसी को कुछ कहना है तो आप लोग मुझे पूछ सकते क्वेश्चन। सर मुझे ये पूछना था कि इस सिलेबस में हम बोट चैटबॉट कवर कर रहे हैं, राइट? चैट कवर, हाँ बिल्कुल, चैटबॉट हम लोग तो cover करेंगे। हम व्हाट्सएप बोट भी कवर हो सकता है इसमें, व्हाट्सएप थ्रू अगर कोई। नहीं, व्हाट्सएप बॉट कवर नहीं होगा, लेकिन जो हम लोग उसमें जो मैंने आपको बताया ना वेब हुक ओके और जो पूलिंग जो टेक्निक्स है वो उसमें काम आएगी। अभी अभी ओके कैसा देखो, पहले तो व्हाट्सएप इट वाज लाइक नॉट अंडर फेसबुक ना, लेकिन जब फेसबुक ने खरीद लिया उसको, तो उन्होंने ना काफी सारे पेड ऑप्शंस उन्होंने निकाले और उनके एपीआईज वगैरह भी उन्होंने आउट किए। तो वो चार्जेस रहते हैं लगभग, ऐसा कह सकते हैं कि 40 पैसा पर सेशन रहता है ऐसा। यानी 24 आवर्स का जो सेशन होता है उसके अंदर आप कितने भी मैसेजेस आप कर सकते हो, तो ऐसा कुछ उनके चार्जेस रहते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आपने वो ले लिया तो फिर आप इसको यूज करके आप उसमें बॉट बना सकते हो। ओके लेकिन उसमें जो बॉट बनाने का तरीका है वो मैं कवर नहीं करूंगा। क्यों नहीं कवर करूंगा? क्योंकि वो फिर आपकी खुद की रिसर्च रहेगी। राइट। हम लोग यहाँ पे कोई भी, लेकिन चैटबॉट यहाँ पे कवर होगा अगर मैं कुछ पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स में कस्टमर्स को भेज सकता हूँ, वहां से मैं कुछ कलेक्ट कर सकता हूँ अगर वो कस्टमर शेयर करे तो। हाँ पीडीएफ वगैरह बनाना आएगा या आपको, चैटबॉट बनाना आएगा आपको, आपको कनेक्टर्स भी आएंगे कुछ हद तक के, कनेक्टर्स किस तरह से आप बना सकते हो, है ना। तो थैंक यू। जो भी नॉलेज लगती है ना अपने को व्हाट्सएप बॉट ऑटोमेट करने के लिए, वो आपको मिल जाएगी। लेकिन व्हाट्सएप बॉट हम लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि हमारा एक प्रिंसिपल रहा है कि जो भी पेड चीजें रहती है ना, हम लोग यहाँ पे क्लास में इस्तेमाल नहीं करते। Yeah. बराबर है, पेड चीज का इस्तेमाल नहीं करने का रीजन क्या है? एक तो वो पेड रहता है, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते ना हर महीने वी पे टू कीप इट लाइव, इसको लाइव रखना पड़ेगा ना करते हुए। यस दूसरा क्या होता है, कई बार उनके एक लिमिटेड पीरियड के लिए वो आपको फ्री मिलता है, ट्रायल जिसको बोलते हैं हम लोग। तो ट्रायल तक के अपन वो देख सकते हैं, यानी थोड़ा बहुत अगर अपने को देखना है तो ट्रायल पीरियड के अंदर देख सकते हैं, लेकिन ट्रायल के बाद में देखना है तो फिर आपकी कंपनी में अगर वो चीज है तो फिर आप उसमें आप यूज कर सकते हो। तो कुल मिला के अपने सेशंस का फंडामेंटल क्या रहेगा कि आपको ये सब जो बॉट किस तरह से काम करते हैं, ये क्लाउड बेस्ड ऑटोमेशन किस तरह से काम होता है, आप अलग अलग तरीके से अलग अलग सर्विसेज के साथ में कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो, वो आपके फंडामेंटल सब क्लियर हो जाए। जब आपके ये सब क्लियर हो जाएंगे, फिर आप थोड़ा बहुत आप गूगल रिसर्च करोगे, आप बाकी चीजें देखोगे, आप बाकी अवेयरनेस आप प्रोग्राम्स अटेंड करोगे, तो आपको वो सब चीजें बाय डिफॉल्ट आपको आ जाएगी और काफी करेक्ट इजी करेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप ये सब चीजें रूट से सीखने वाले हो ना। आप ऊपर ऊपरी नॉलेज नहीं रहने वाली क्लासेस के अंदर। अब जैसे यस आप में से काफी लोग तो मेरे ख्याल से 3 3 4 4 या 5 5 क्लासेस भी कर चुके हैं, राइट। तो आप लोग तो यस जानते हो अपने एएफसी केस में ट्रेनिंग पैटर्न कैसा रहता है। हम लोग जो भी चीजें पढ़ाते हैं काफी इन डेप्थ पढ़ाते हैं, और हर चीज के रूट से हम लोग कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं। तो इसके भी जो आपके रूट से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो देन यू वुड बी इन अ मच बेटर पोजिशन टू मल्टीप्लाई दिस नॉलेज फर्दर, राइट। यस सर। जी जी, या चलेगा। और थैंक कोई यू। क्वेश्चन किसी को? जी मुझसे। सर शैलेश बोल रहा हूँ, ये एमएस टीम्स का जो अप्रूवल वाला पार्ट है पूरा, एमएस टीम्स प्लस अप्रूवल प्लस ऑटोमेट, ये सब कवर हो जाएगा ना अपने हाँ हाँ, सिनारियोज या कवर होता है ना, एग्जांपल? ये सब कवर होता है बिल्कुल। ओके इसमें कैसा ओके है कि जैसे आपको टीम्स में मिलेगा, जैसे आप यूजर करेगा तो टीम्स में जाएगा उसके मैनेजर के पास में कि भाई इसको अप्रूव करना है कि नहीं करना है, या कौन कौन से ऑप्शन, अगर आपको कुछ और भी बटन्स बनाने हैं तो आप और भी बटन्स बना सकते हो। उसके अंदर आपको टीम्स के अंदर एक यूजर फॉर्म भी मिलेगा अगर आप करेक्ट। चाहो सो तो। वही बोल, यस यस, माय क्वेश्चन वाज कि एमएस टीम्स में एक मैंने फॉर्म बनाया, वो फॉर्म सबमिट करने के बाद वो अप्रूवल के लिए मैनेजर के पास गया, हाँ हाँ, वो है पोस्ट इसके अंदर, अप्रूवल, हाँ। ओके वो ओके, एग्जांपल्स है अपने इसके अंदर। परफेक्ट, ओके। हम्म। सर सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या रहेगा इसमें? सिस्टम रिक्वायरमेंट तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ये ऑनलाइन क्लाउड बेस यूज करने वाले हैं ना। हाँ, लेकिन आप अगर डेस्कटॉप बोलोगे तो डेस्कटॉप में कम से कम आपका 8 8 GB रैम होना एडवाइजेबल है। 8 GB RAM। हाँ, अगर आपका 4 GB होगा, 2 GB होगा तो थोड़ा अपग्रेड कराने का सोचना आप।
8 GB और तो अभी बाकी जो क्रेडेंशियल्स है, क्रेडेंशियल्स मैं आपको शेयर करूंगा आपके साथ में, तो उससे फिर आपको एग्जाम्पल को सॉल्व करना वगैरह वो भी जमेगा। ठीक। और इसमें ये जो कोर्स है जैसे मैंने आपको बताया, तो ये 4 महीने हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन 4 महीने से ज्यादा ही चलने वाला है। यस यस बराबर है, तो वही लोग ज्वाइन करना जो लोग रेडी है लर्न करने के लिए। अभी कोई अगर कोई बोलेगा कि सर नहीं, मुझे तो अभी जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, 2 महीने में कंप्लीट करना है, 4 महीने में कंप्लीट करना है, तो फिर उनको ये बात अगर समझ में आती है कि कोर्स लंबा चलेगा और आप ज्यादा चीजें सीखोगे तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बोले नहीं कंप्लीट ही हो जाना चाहिए, तो वैसा नहीं होने वाला, राइट। और इसके बाद वाले जो वर्जन्स होंगे ना, तो उसमें हो सकता है कि हम लोग उसको स्प्लिट कर दे, यानी हम लोग पावर ऑटोमेट क्लाउड अलग एक कोर्स कर दे और पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप एक अलग कोर्स कर दे, क्योंकि दोनों चीजें काफी वास्ट है। लेकिन अभी इस सेशन में आपको दोनों का बेनिफिट मिलेगा, आपको वो भी मिलेगा और ये भी मिलेगा इन द सेम फीस। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? अच्छा, अभी एक मिनट, रोहन कुछ पूछे। अच्छा, युवराज पूछ रहे, तो माय माइक इज नॉट वर्किंग, माय क्वेश्चन अपलोड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इनटू डेटाबेस शेयरपॉइंट लिस्ट। हाँ, ये तो बहुत ही कॉमन रिक्वायरमेंट है। जैसे आप समझ लो एक्सेल का आपका डेटा है, तो एक्सेल का जो डेटा है उसको आपको प्रोसेस करके आपको शेयरपॉइंट में डालना है। या आपका इसमें ना देखो क्या होता है, जैसे अभी आपका डेटा समझ लो कि एसक्यूएल सर्वर में है, बराबर है, और एसक्यूएल सर्वर से आपको इसमें लेना है, तो वो प्रीमियम कनेक्टर है। तो जैसे मैंने आपको बताया, प्रीमियम कनेक्टर हम लोग तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब आपको एक बार पता चल जाएगा कनेक्टर किस तरह से काम करता है, तो बाकी की चीजें सब जैसे रूटीन में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही रहता है। आप समझ रहे, जैसे एसक्यूएल सर्वर में आपको क्या देना रहेगा, आपको उसका एड्रेस देना रहेगा, आपको ऑथेंटिकेशन चीज देनी रहेगी आपकी। हो सकता है अगर आप यूजर ने पासवर्ड से कनेक्ट कर रहे थे, यूजर ने पासवर्ड देना, आपको पोर्ट देना रहेगा, आपको सर्वर का एड्रेस देना रहेगा, तो आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग में वो सब चीजें रहेगी। जो आपका कनेक्टर रहेगा ना, उसमें आपको वो चीजें बतानी है। उसके बाद का जो प्रोसीजर है, तो उस तरह का प्रोसीजर तो हम लोग सीख ही रहे हैं ना पावर ऑटोमेट के अंदर, फिर आप वो भी चीजें आप कर पाओगे। बाकी समझ लो कि आपका डेटा आ रहा है, समझ लो वेब से आ रहा है या कोई और सोर्सेस से आ रहा है, तो वो भी आपको काफी हद तक के आपको समझ में आ जाएगा कैसे कर सकते हैं हम लोग। ये क्लियर है आपको? अच्छा, और क्या पूछ रहे हैं? ऑल्सो कनेक्टेड कनेक्शन टू मल्टीपल मेल बॉक्सेस आउटलुक। हाँ, मेल बॉक्सेस से भी रहेगा, यानी आपका जो मेल बॉक्सेस है उससे आप डेटा रीड करोगे। फिर उसके अंदर अगर आपका समझ लो कि टेबल्स है, तो टेबल्स आप इंपोर्ट करोगे, या अगर आपके पास में कुछ अटैचमेंट्स है तो अटैचमेंट को आप सेव कर लोगे। फिर अटैचमेंट आपके जो सेव हो गए तो उनको आप ओपन करोगे, रीड करोगे। तो ऐसे काफी सारे अलग अलग अपन एग्जाम्पल्स में बना सकते हैं। बस इतना है कि आप जब जब अपना क्लास चलेगा ना, तो आप मुझे एक बार रिमाइंड करना कि सर इस तरह का एग्जाम्पल ले लो आप, तो मैं उस तरह का एग्जाम्पल ले लूंगा। क्योंकि अपना जैसे मैंने आपको बताया ना, क्लास अपना एक पर्टिकुलर पैटर्न पे चलेगा, लेकिन आप लोग बोलोगे तो आपके भी एग्जाम्पल्स को ध्यान में रख के हम लोग कुछ और भी चीजें कवर कर लेंगे। ठीक है? यस सर। ओके, ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, तो फाइनली मैं फीस वगैरह के बारे में बता देता हूँ आपको। ठीक है, आज तारीख है 8 तारीख है, तो अगला यानी 15 तारीख है, तो 15th ऑफ अप्रैल क्या होगा? क्लास स्टार्ट होगी। लास्ट डेट टू पे फीस इज 14। हाँ फ्रेंड्स, सबको 14 तक के पे करना जरूरी है, क्योंकि मैं क्रेडेंशियल्स भी शेयर करने वाला हूँ। क्रेडेंशियल्स यानी क्या? यूजर नेम, पासवर्ड्स वगैरह। तो जब तक के फीस जमा नहीं होगी, तब तक के कमिटमेंट आपका साबित नहीं होता। इसीलिए मैं जो लोगों की फीस ऐड होगी, तो उन्हीं लोगों को मैं ऐड करूंगा ग्रुप के अंदर, उन्हीं के साथ में फिर क्रेडेंशियल्स वगैरह शेयर होके सिर्फ उन्हीं को हम लोग इंक्लूड करेंगे। इसीलिए आप कोशिश कीजिएगा कि 14 तारीख है, 14 तारीख से पहले आप अपनी फीस आप जमा कर दें। अभी फीस जैसे कि आप लोग जानते हो 12,000 रुपया है इसकी, और जैसे मैंने आपको बताया 4 मंथ्स का कोर्स है ऑन पेपर। ठीक है, तो फीस पे करने के 2 तरीके हैं। एक है आपका वन टाइम,
वन टाइम पे करने में 10% डिस्काउंट है, जिसके अंदर आपको पे करना है 10,800, और अगर इंस्टॉलमेंट है तो आपको पे करना है 4,000 इंटू 3 मंथ्स। ये क्लियर है? कोई भी कोर्सेज अगर आप AFC केस में करते हो तो उसकी जो फीस होती है ना, वो होती है नॉन रिफंडेबल। ठीक है, नॉन रिफंडेबल का मतलब क्या है कि एक बार आपकी बैच स्टार्ट हो गई, जैसे अभी 14 तारीख है, 15 तारीख अपनी बैच स्टार्ट हो रही है, तो 15 तारीख के पहले पहले अगर कुछ कुछ रिक्वायरमेंट आई आपकी, कुछ अनफोर्सीन हो गया, आपने बोला कि भाई अभी हम लोग कोर्स नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में आपका रिफंड हो जाएगा। लेकिन क्लास स्टार्ट होने के बाद में जो फीस होती है नॉन रिफंडेबल हो जाती है। नॉन रिफंडेबल होने का एक सबसे बड़ा रीजन क्या है कि हम लोग काफी सारी चीजें आपके साथ में शेयर करते हैं क्लास स्टार्ट होने के बाद में। अब वो सब चीजें शेयर करते हैं हम, वो लोग हम वो तो चीजें वापस नहीं ले सकते ना, तो उस केस में इसीलिए फीस आपकी रिफंडेबल नहीं होती है। तो जो लोग ये चीजों से ओके होंगे तो वो फिर आगे बढ़िएगा। और ट्रांसफर की जहाँ तक की बात होती है, तो एक बैच से दूसरी बैच में ट्रांसफर भी होता है, लेकिन हम लोग रिकमेंड नहीं करते ट्रांसफर करना, क्योंकि उसमें आपकी लिंक डिस्टर्ब हो जाती है और उसमें अलग से चार्जेस भी रहते हैं। मिनिमम 2,000 रुपीज चार्जेस रहते हैं मिनिमम। फिर कैलकुलेशन रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मिनिमम ट्रांसफर चार्जेस। इसीलिए आप अगर कभी कोर्स कर रहे हो तो आप ये पूरा का पूरा आपका मन बना के चलो कि आपको इसी बैच में स्टार्ट किया तो इसी बैच में आपको कंप्लीट भी करना है। राइट? ये क्लियर है सभी को? यस। Yes, yes. ठीक है। फिर अगर कोई मेजर फंक्शंस वगैरह है, कोई त्योहार है, जैसे अपना क्रिसमस होता है, ईद होती है, दिवाली होती है, होली होती है, ये जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं ना, तो इसमें हम लोग छुट्टी दे देते हैं, तो उसमें हम लोग नॉर्मली क्लासेस नहीं रखते हैं। तो और कभी ऐसा भी होता है कि जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि सर क्लास की छुट्टी कर दो उस पर्टिकुलर दिन पे, तो हम लोग उस केस में भी हम लोग छुट्टी कर देते हैं। क्योंकि हमारा कंसर्न क्या है, हमारा पर्पस क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंड करने चाहिए, मिस नहीं होना चाहिए लोगों का। ठीक है। फिर एक और चीज है, अपने जो सेशंस होते हैं ना, रिकॉर्डिंग नहीं होती उसकी। हाँ, अभी जो सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि ये डेमो सेशन है। राइट? तो डेमो सेशन की हम लोग रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं? क्योंकि डेमो सेशन सब लोग अटेंड नहीं कर पाते। अभी जैसे जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए उतने लोग नहीं आए ना डेमो के अंदर, कुछ ना कुछ वजह से। और लोगों को मालूम भी होता है कि भाई डेमो रिकॉर्ड होने वाला है, तो फिर हम लोग क्यों आए? बराबर है। तो इसी लोग क्या करते हैं कि वो आते भी नहीं है डेमो में अक्सर। लेकिन डेमो में आना क्यों अच्छा है? जैसे अगर आप डेमो में आओगे तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो ना, आपके मन के अंदर जो क्वेश्चन है आप अपने क्लेरिफाई भी करवा सकते हो। आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो रिकॉर्डिंग में कहाँ क्लियर होने वाला है कंसेप्ट आपका, या तो आपके डाउट्स कहाँ क्लियर होने वाले हैं, है कि नहीं? तो डेमो रिकॉर्ड होता है, लेकिन हमारे जो एक्चुअल सेशन है वो रिकॉर्ड नहीं होते। तो अब आपका ये क्वेश्चन, अगर अगर मेरा कोई पर्टिकुलर सेशन मिस हो गया तो फिर क्या करना है? तो अगले सेशन में जब उसकी रिवीजन होगा तो रिवीजन में आप अपने डाउट्स आप क्लियर करवा लीजिएगा। फिर पेमेंट के लिए आप मेरा नंबर यूज कर सकते हो, 9762118718। ये अपना गूगल गूगल पे पे आप इस नंबर पे ट्रांसफर कर सकते हो, या तो अगर आपको यूपीआई करना है तो @Paytm। और भी ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल, ये अपनी साइट पे अवेलेबल है। जैसे अगर आप सर लॉग इन करने पे वो दिखता है। खैर, तो मैं आपको उसमें भेज दूंगा, आपको चाहिए होगा तो मैसेज में, तो वहां पे आप ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर करने के बाद में बस इतना एक काम कीजिएगा कि मुझे अपना स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो पेमेंट जब आता है ना, तो हमें पता नहीं चलता कि किसका पेमेंट आया है, तो वो बेकार में फिर सस्पेंस में चला जाता है, होल्ड पे चले जाता है। तो इसलिए क्या है, जब भी आप पेमेंट करो तो एक बार आप स्क्रीनशॉट, रेफरेंस नंबर वाला जो दिखता है ना, रेफरेंस नंबर दिखने वाला स्क्रीनशॉट आप एक बार मैसेज कर लो। ठीक है। और रोहन, जैसे आप अभी लेट ज्वाइन हुए ना, तो आप आपके साथ में जब मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा तो आप बाकी का रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। अच्छा, किसी को कोई भी क्वेश्चन है कोर्स रिलेटेड या
फीस रिलेटेड या और भी कोई चीज रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। सर एक बार शेड्यूल टाइम बताएंगे वापस, एवरी सैटरडे ड्यूरेशन क्या है, टाइम स्टार्ट? हाँ, अपना देखो टाइमिंग ये रहेगा, अपना 11:15 से लेकर के 2:15 तक के टाइम रहेगा। सर इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो पाएगा क्या, क्योंकि 2 बजे से फिर मेरा मतलब पावर बीआई का क्लास रहता है शेखर सर से। अच्छा, 2 बजे से आपका पावर भी आएगा ना? हाँ हाँ, तो हम लोग 2 बजे फिर इसको एंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, थैंक यू सर। क्योंकि 15 मिनट का फर्क है ना, 15 मिनट तो अपन एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी थैंक यू सर। या मोस्ट वेलकम। और कोई चीज किसी को पूछना है तो, या कोई कंसर्न है तो बता दीजिए। अभी इसमें ऐसा भी रहता है फ्रेंड्स के, कई बार है ना, जैसे मेरे भी कुछ प्रोजेक्ट्स रहते हैं, कभी कुछ मुझे काम आ गया अर्जेंट, जैसे आपका भी रहेगा तो मेरा भी रहता है, राइट? तो कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं आपको फिर बोल दूंगा कि जैसे आज के दिन हम लोग क्लास नहीं करेंगे या कल के दिन आपका क्लास नहीं होगा, इस तरह से। तो एक तो पब्लिक हॉलीडेज वो भी रहती है, दूसरा कुछ अगर मेरी कुछ अर्जेंसी आ गई तो भी वो रहता है, तो ये भी चीज मैं आपको भी इनिशियली बता के रख रहा हूँ, ठीक है? और कोई क्वेश्चन है कुछ माइंड में तो आपके पूछ सकते हैं आप लोग। सर नोट्स शेयर होंगे क्या सेशन में? असल में ना पावर ऑटोमेट के नोट शेयर नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि वो सब आपको ऑनलाइन ही मिलते हैं ना, हम लोग ऑनलाइन ही क्लाउड पे सेव करते हैं उसको। तो जैसे ही हम एग्जांपल्स करते हैं ना, तो वो आपको मिल ही जाते हैं, बाय डिफॉल्ट ही मिल जाते हैं, उसके लिए कुछ ईमेल नहीं करना पड़ता आपको। अच्छा ठीक है। और कोई क्वेश्चन? अभी जैसे आप नॉन पाइथन कर रहे हो ना, तो जो पाइथन की स्क्रिप्ट है वो भी आप बनाकर फिर आप इसमें आप कॉल करवा सकते हो। नहीं सर, पावर बीआई। अच्छा, पावर बीआई कर रहे हो, ओके हाँ ओके, ठीक है ठीक है, चलेगा चलेगा। तो फिर और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग वाइंड अप करते हैं फिर हमारे सेशन को। नो सर। नो क्वेश्चन सर। ओके, तो चलो फिर अच्छी बात है, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते हम लोग, है ना, पावर ऑटोमेट के लिए। तो ऑल द बेस्ट, बाय एवरीवन। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। Thanks, थैंक्स Yeah. बाय। माय प्लेजर, बाय बाय।